सुमित, अब हम किधर जाएं? यहाँ तो कोई ऑटो वाला भी नहीं है और हमें तो ये भी पता नहीं कि हमें किस ओर जाना चाहिए। पता नहीं यार, पर ये जगह बहुत अजीब लग रही है। रात भी कैसी है, चांद तक नहीं दिख रहा। वे दोनों बदलपुर गांव के अंदर जाने लगे। वो दोनों यहाँ कोई एडवेंचर के लिए आए थे। उन दोनों को भूतिया जगहों में रातें बिताने का बड़ा शौक था, लेकिन उन दोनों को पता नहीं था कि वो एडवेंचर के चक्कर में एक सचमुच के भूतिया गांव घुस चुके थे। काफी देर चलने के बाद उन्हें सामने से आता एक ऑटो दिखा। उस ऑटो ड्राइवर का चेहरा बहुत ही डरवाना था और उसका पेट काफी बाहर निकला था। अमित ने ऑटो रुकवाते हुए कहा, नमस्ते भैया, हम इस गांव में नए हैं और हमें आगे तक जाना है। क्या आप हमें आगे तक छोड़ सकते हैं? जी जी नमस्ते, बताइए कहाँ जाना है? रात काफी हो गई है, जल्दी से छोड़ दूंगा आपको। भैया, हमें इस इलाके का कोई शांत सा जगह देखना है। थोड़ा एडवेंचर, थोड़ा नेचर, बस ऐसे ही। कोई ठहरने की जगह मिल सकती है? होटल, लॉज जैसा। होटल तो यहाँ आसपास नहीं है, गांव है, पर अमावस की रात में इस गांव के अंदर जाना सही नहीं रहेगा। आप लोग शहर से लग रहे हो। हाँ भैया, हम तो एडवेंचर के शौकीन हैं। ऐसी रातों में तो और भी मजा आता है। वैसे कोई पुराना महल या कोई हॉन्टेड प्लेस हो तो दिखाना। राजू के चेहरे का रंग उतर गया। उसने ऑटो की चाबी घुमाई और इंजन की आवाज से सन्नाटा चीर दिया। देखिए भैया, मेरा नाम राजू है। आप लोग यहाँ अकेले मत रहिए इस रात। बेहतर होगा आप मेरे घर चलिए। एक कमरा है खाली, वहाँ आराम से रुक सकते हो। सुबह फिर देखेंगे आपका एडवेंचर। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है राजू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित, पर ये अजनबी के घर कोई ठीक है? कहीं हमारे साथ कुछ किया तो? चलना भाई, तू बहुत सोचता है, तुझे हर एक चीज में डर लगता है। और वैसे भी ये मामूली सा गांव का आदमी है, भला ये हमारा क्या कर लेगा? दोनों ऑटो में बैठ गए। राजू ने ऑटो को धीरे धीरे अंधेरी सड़क पर मोड़ा। बाहर अंधेरा इतना घना था कि लगता था मानो कोई काली चादर ओढ़ी हो। सड़क के दोनों तरफ पेड़ों की लंबी परछाइयां नाच रही थीं। करीब 20 मिनट की यात्रा के बाद वे एक छोटे से मकान के सामने पहुंचे। मकान के आंगन में सीमेंट की बेंच थी। राजू ने ऑटो रोकी और अंदर जाकर लालटेन जलाई। आइए आइए, अंदर बैठिए, मैं चाय बनाता हूँ। तब तक आप लोग यहाँ बैठे इंतजार करिए। राजू भाई, आप अकेले रहते हो? आपका परिवार नहीं है? नहीं भैया, मेरे माता पिता तो बहुत छोटे थे तभी गुजर गए। पिताजी भी ऑटो चलाते थे, अब बस मैं ही हूँ। बहुत अफसोस हुआ सुनकर राजू भाई। तीनों चाय पीने लगे। तभी राजू ने एक गहरी सांस ली और अपनी बात रखी। देखो, तुम लोग मेरे मेहमान हो, इसलिए एक बात बता दूं, अमावस की रात बहुत खतरनाक होती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस रात बुरी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। और इस गांव के पास जो पुराना राजमहल है। राजमहल? राजू भाई, हम तो वहीं जाना चाहते हैं। एडवेंचर के लिए परफेक्ट है और हमें वैसी जगह में रहना ही ज्यादा अच्छा लगता है। वहां मत जाना भैया, सच कहता हूँ, उस महल में एक प्रेतनी रहती है, प्यासी आत्मा। हर रात वहां चीखें सुनाई देती हैं। कभी कभी तो आवाज आती है, पानी पानी, किसी को भी बुलाती है। एक बार गांव का एक जवान हिम्मत दिखाकर अंदर गया था। अगले दिन वो महल के बगल वाले शमशान में पड़ा मिला था। उसके बाद से दिन में भी कोई उस तरफ नहीं जाता। अमित, सुन ले, ये ठीक नहीं है हमारा वहां जाना। क्या हुआ, डर गया तू? राजू भाई बस लोगों को डराते हैं। हम कल जरूर जाएंगे उस महल में। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस महल की दीवारों पर खून के दाग हैं। रात को कोई काला साया भटकता है। प्लीज मेरी एक बात मान लो। अमित की जिद के आगे राजू और सुमित दोनों हार गए। खाना खाने के बाद राजू ने उन्हें दूसरे कमरे में सुला दिया।
रात के 10 बज रहे थे जब अमित और सुमित बिस्तर पर लेटे थे। उनकी बातें हो रही थीं। सुमित, मैं कल उस महल को देखूंगा ही। तू चाहे तो बैठ यहाँ। अमित, तुझे डर नहीं लगता? राजू भाई ने इतना कुछ बताया, कुछ तो सच होगा। सब अफवाहें हैं। चल सो जा, कल सुबह चलेंगे। धीरे धीरे दोनों नींद में खो गए। बाहर उल्लू की उड़ान और कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। पर दोनों को कुछ पता नहीं था कि आने वाली रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात होगी। सुबह की धूप निकलते ही गांव में चहल पहल बढ़ गई। मुर्गों की बांग, पक्षियों की चहचहाहट और दूर से किसानों के हल चलाने की आवाजें। राजू जल्दी उठकर चाय बना चुका था। तीनों बाहर आंगन में बैठे थे। अमित के चेहरे पर एक अजीब सी जिद थी, जबकि सुमित थोड़ा डरा हुआ और शांत था। ये देखो, गांव की असली चाय, पी लो, मन शांत हो जाएगा। राजू भाई, आप हमें वो पुराना महल दिखाओगे या नहीं? तुम लोग अभी भी उसी पीछे पड़े हो? क्या मैंने कल रात सब कुछ नहीं बता दिया? अमित, मैं तो नहीं जाऊंगा, तू जा अकेला। सुमित, तू बहुत डरपोक है। हम एडवेंचर के लिए आए हैं, ना कि यहाँ बैठने के लिए। अमित ने अपना कप एक ओर रखा और राजू के सामने हाथ जोड़कर बोला, राजू भाई, बस एक बार वहां पहुंचा दीजिए। हम बाहर से देखेंगे, अंदर नहीं जाएंगे, वादा है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं जानता हूं तुम अंदर जाना चाहते हो, पर चलो, मैं ले चलूंगा तुम्हें, पर मेरी 3 शर्तें माननी पड़ेंगी। बताइए, कौन सी शर्तें? पहली, महल के अंदर कदम रखते ही अगर सन्नाटा इतना गहरा हो जाए कि आपको अपनी ही सांसें सुनाई दें, तो तुरंत वापस आ जाना। दूसरी, महल के पीछे जो शमशान है वहां कभी मत जाना। चाहे कोई चीखे, कोई बुलाए, कोई मदद मांगे, वापस मत मुड़ना। तीसरी, रात को 8:30 के बाद महल में खाना पीना बिल्कुल मत करना, समझे? राजू भाई, आप तो और डरा रहे हो। चिंता मत करो भाई, हम सब शर्तें मानेंगे, बस हमें छोड़ दो वहां। राजू ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो कमरे में गया और खाना पैक करने लगा। कुछ देर बाद उसने एक बड़ा सा थैला निकाला। उसमें रोटी, सब्जी, पानी की बोतलें और कुछ मिठाई पैक की। ये रात के लिए खाना है, ध्यान रखना 8:30 बजने से पहले खाना खा लेना, वरना। हाँ हाँ राजू भाई, आप बहुत टेंशन लेते हो। तैयारी में कई घंटे लग गए। दोबारा जांच की गई। टॉर्च, मोबाइल, चार्जर, गरम कपड़े और राजू का दिया खाना। शाम के 5 बज रहे थे जब तीनों ऑटो में बैठे। राजू ने चुपचाप ऑटो स्टार्ट की और वे उस अंधेरी सड़क पर निकल पड़े। रास्ते में पेड़ों के झुंड थे। रास्ता तंग था और दोनों तरफ घना जंगल था। धीरे धीरे धूप ढल रही थी। सूरज लाल गोले की तरह पहाड़ के पीछे छिप गया। शाम के 6 बजते बजते वे एक बिल्कुल सुनसान इलाके में पहुंच गए। बस यहां से आगे ऑटो नहीं जाएगी। तुम लोग सीधे इस रास्ते पर चले जाना। तकरीबन 500 कदम चलने के बाद एक पुराना फाटक आएगा। वो है शमशान का फाटक। उसे पार करते ही सीधे महल के सामने पहुंच जाओगे। राजू भाई, आप हमारे साथ नहीं चलोगे? नहीं भैया, मुझसे वहां नहीं जाता। बहुत बुरा लगता है, पर सुबह 7 बजे मैं यहीं पर आप दोनों की प्रतीक्षा करूंगा। याद रखना, अगर कोई काली बिल्ली रास्ता काटे तो आगे नहीं बढ़ना। और हाँ, यहाँ से चांद दिखाई नहीं देता, पर उस महल के पीछे का शमशान, कहते हैं वहां से रात के 9 बजे के बाद कोई अजीब सी चीख सुनाई देती है। राजू भाई, बस करो, डराना बंद करो। राजू ने एक बार दोनों की ओर देखा, मानो वो उन्हें आखिरी बार देख रहा हो। फिर उसने ऑटो घुमाई और वापस चला गया। धीरे धीरे ऑटो की आवाज गुम हो गई और सिर्फ जंगल के पत्तों की सरसराहट बाकी रह गई। अमित, मुझे डर लग रहा है। यहाँ पक्षियों की आवाज भी अजीब है। अरे ये तो कोयल है। चल आगे बढ़ते हैं। वे दोनों उस कच्चे रास्ते पर चलने लगे। रास्ते के दोनों ओर बबूल के पेड़ थे, जिनकी टहनियां भूतों के हाथ की तरह हवा में लहरा रही थीं। थोड़ी ही दूर पर उन्होंने देखा एक विशाल काय संरचना, पत्थरों की बनी, जिसकी दीवारों पर लताएं चढ़ी थीं। यही था वो पुराना राजमहल।
दोनों महल के पास पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सी शीतल लहर महसूस हुई। गर्मी का मौसम था, फिर भी वहां ठंडी हवा चल रही थी। महल का मुख्य दरवाजा लोहे का था, जो आधा खुला था। उस पर जंग लग चुकी थी। अमित ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर देखा। वाह, कितना बड़ा है, और ये गेट तो खुला ही है, मानो हमारा इंतजार कर रहा हो। अमित, यहाँ कोई रहता तो गेट बंद होता। खुला होने का मतलब है कि यहाँ कोई इंसानी हलचल नहीं है। चल वापस चलते हैं। नहीं यार, अब आ गए हैं तो देखकर ही जाएंगे। चल पीछे मत हट। अमित महल के अंदर घुसा और सुमित मजबूरन उसके पीछे पीछे गया। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर पेंटिंग्स थीं, पर वे सब फटी पुरानी और मटमैली हो गई थी। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी, जिस पर कदम रखते ही धूल उड़ती थी। छत से झूमर लटक रहे थे, पर उनमें रोशनी नहीं थी, बस मकड़ियों के जाले थे। यहाँ रहना तो मुमकिन नहीं है। आइए ऊपर चलते हैं, शायद ऊपर कोई कमरा ठीक हो। वे एक पुरानी सीढ़ी पर चढ़ने लगे। सीढ़ी लकड़ी की बनी थी और उनके पैरों के नीचे चरमरा रही थी। हर कदम पर एक अजीब सी आवाज होती, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उन्हें 3-4 कमरे दिखे। सबसे अंत वाला कमरा थोड़ा बेहतर था। उसकी खिड़कियां टूटी थीं, जिससे बाहर की हवा आ रही थी, पर बाकी हिस्सों की तुलना में यहाँ कम धूल थी और फर्श लकड़ी का था। ये कमरा ठीक है, यहीं रात बिताएंगे। अमित, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। राजू भाई ने कितनी बार मना किया था। दोनों ने कमरे की सफाई शुरू कर दी। अमित ने अपना मोबाइल निकाला और फोटो लेनी शुरू कर दी। उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि कब रात के 8 बज गए। अमित, 8 बज गए। राजू भाई ने कहा था 8:30 से पहले खाना खा लेना। तो खा लेते हैं खाना। तो फिर उन्होंने खाना निकाला। राजू की बनी रोटी, आलू की सब्जी और एक मिठाई। दोनों भूख से खाने लगे। खाते खाते उनकी बातें होती रहीं। अचानक बाहर से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई पत्थर फेंका गया हो। दोनों चौंक गए, पर अमित ने सुमित को शांत किया। बस हवा के झोंके में कोई पेड़ की टहनी टूटी होगी। खाना खत्म कर। खाने के बाद दोनों लेट गए। सुमित ने तुरंत आंखें बंद कर ली, पर अमित को नींद नहीं आ रही थी। वो उठा और बाहर बरामदे में आ गया। बाहर अंधेरा था, पर दूर चांद की फीकी रोशनी से कुछ कुछ दिख रहा था। तभी अमित की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी। बरामदे के अंत में एक दीवार थी और उस पर कुछ काले निशान थे, जैसे खून के दाग। करीब से देखने पर उसे लगा जैसे कोई चेहरा दीवार पर बना हो। उसने अपनी टॉर्च सीधी की तो देखा वो एक विशाल का एक चित्र था, किसी राजा का, पर उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे और वो आंसू लाल थे। ये सब क्या है? किसी ने यहाँ पेंट से ऐसा बना दिया है डराने के लिए। उसने हिम्मत बटोरी और आगे बढ़ा। सामने एक संकरा गलियारा था। वो उसमें दाखिल हुआ। 10 कदम चलने के बाद वो एक बालकनी में जा पहुंचा। नीचे देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नीचे एक बड़ा सा शमशान घाट था, वही जिसके बारे में राजू ने चेतावनी दी थी। ये तो वही शमशान है। राजू भाई ने मना किया था यहाँ आने से। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, धीमी, मीठी, लेकिन बेहद दर्द भरी। पानी, पानी। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने आगे देखा तो शमशान के पास एक सफेद परछाई हिल रही थी। धीरे धीरे वो परछाई अमित की तरफ बढ़ने लगी। ये क्या है? सुमित, सुमित, मुझे बचा। अमित पीछे भागा, पर वो परछाई तेज थी। उसने पीछे मुड़कर देखना चाहा, लेकिन राजू भाई की चेतावनी याद आ गई, पीछे मत देखना। पर बहुत देर हो चुकी थी। एक बुढ़िया के चेहरे की परछाई उसके बिल्कुल करीब आ गई। उसने एक तेज चीख मारी और फिर सब अंधेरा हो गया। सुमित अपनी गहरी नींद में था, तभी उसे एक तेज चीख सुनाई दी। वो एकदम से उठ बैठा। कमरे में अमित नहीं था। ठंडा पसीना उसके माथे पर आ गया। अमित, अमित तू कहाँ है? कोई जवाब नहीं आया। सुमित ने टॉर्च जलाई और कमरे से बाहर निकला। बरामदे में उसे अमित का जूता पड़ा मिला। वो और घबरा गया।
ये जरूर कोई शरारत कर रहा है। अमित, बाहर निकल, बहुत हो गया। तभी दूर से एक आवाज आई, सुमित, मैं यहाँ हूँ, आजा। वो आवाज अमित की थी, लेकिन अजीब थी, जैसे कोई मशीन से बोल रहा हो। सुमित बिना सोचे उस आवाज की तरफ बढ़ चला। वो संकरे गलियारे से होता हुआ उसी बालकनी में पहुंचा जहां अमित गया था। नीचे शमशान घाट की आग चल रही थी। अमित, क्या तू नीचे है? अमित की फिर आवाज आई, इस बार शमशान की तरफ से। हाँ, मैं यहाँ हूँ, नीचे आजा, मुझे मदद चाहिए। सुमित के पैर कांपने लगे। उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है, पर मित्र के लिए वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे की तरफ बढ़ा। महल के पिछले हिस्से में एक टूटी हुई सीढ़ी थी जो सीधे शमशान की तरफ जाती थी। सुमित ने उतरना शुरू किया। जैसे जैसे वो नीचे उतरता, वैसे वैसे ठंडक बढ़ती जाती। जब वो आखिरी पायदान पर था, तभी उसने देखा कि शमशान के पास एक सफेद साड़ी पहनी एक औरत खड़ी है। उसका चेहरा उल्टा था और बाल झड़ रहे थे। अमित नहीं है यहाँ, ये तो कोई और है। वो पीछे मुड़कर भागना चाहता था, पर उसकी टांगें जवाब दे गईं। उसी क्षण उसने एक हाथ अपने कंधे पर महसूस किया। वो पीछे मुड़ा तो देखा, वही बुढ़िया बिल्कुल उसके सामने। उसकी आंखें लाल थीं, मुंह से काला द्रव बह रहा था और वो हंस रही थी, एक भयानक हंसी जिससे महल की दीवारें कांपने लगी। बहुत दिनों बाद कोई जीवित आया है, आज मेरी प्यास बुझेगी। सुमित की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। बुढ़िया की हंसी पूरे महल में गूंजती रही। कुछ ही देर में अमित को होश आया। वो खुद को शमशान के पास फर्श पर पड़ा पाया। सिर में दर्द था, पर वो उठा। चारों तरफ अंधेरा था, पर उसे कुछ स्मृतियां टुकड़ों में याद आ रही थी। एक सफेद परछाई, एक चीख, और फिर कुछ नहीं। सुमित कहाँ है? उसने टॉर्च जलाई। कुछ ही दूरी पर सुमित बेहोश पड़ा था। अमित उसके पास गया और उसे हिलाया। सुमित की आंखें खुली, पर वो अमित को देखते ही चिल्ला उठा, पीछे पीछे देख। क्या हुआ? कुछ तो नहीं है। वो खड़ी थी, उसने तुझे छुआ था, लाल आंखों वाली। अमित ने सुमित को उठाया और दोनों भागकर महल के ऊपर वाले कमरे में आ गए। कमरे का दरवाजा बंद किया और बैग पकड़ लिया। अब सुबह होने का इंतजार करते हैं, यहाँ से निकलना है। राजू भाई सही कह रहे थे। मैंने कहा था नहीं जाना चाहिए, पर तू नहीं माना। अब देख हम दोनों कहाँ फंस गए। ठीक उसी समय बाहर दीवार पर 3 जोरदार दस्तकें हुई। खट खट खट। किसी ने धीमी आवाज में कहा, अंदर आऊं। दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा। अमित ने टॉर्च बुझा दी। कमरे में घुप अंधेरा हो गया। दरवाजा चरमराने लगा, जैसे कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। सुमित, जोर से चिल्ला, कोई सुनेगा तो हमें बचा सकता है। बचाओ, कोई तो बचाओ, हम यहाँ फंसे हैं। पर उनकी आवाज महल की दीवारों में कैद होकर वापस आ गई। बाहर फिर वही हंसी गूंजी। घंटों बीतते गए और वे दोनों उसी डर और ठंड में रात बिताते रहे। सुबह की पहली किरण जैसे ही महल की दीवार पर पड़ी, सब कुछ शांत हो गया। सुबह की पीली धूप जब महल के खंडारों पर पड़ी तो अमित और सुमित को होश आया। वे दोनों अभी भी उसी कमरे में पड़े थे जहां उन्होंने रात बिताई थी। दरवाजा बंद था, पर दरवाजे पर गहरी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से निशान बनाए हों। सुमित, जाग, सुबह हो गई है, चल यहाँ से चलते हैं। अमित, क्या ये सब सच था या मैंने सपना देखा? सपना नहीं था सुमित, देख मेरे हाथों पर निशान है, वो सच में थी। दोनों ने अपना सामान बटोरा और महल से बाहर निकल गए। बाहर का दृश्य पूरी तरह बदला हुआ था। पक्षी चहचहा रहे थे। सूरज की रोशनी में घास चमक रही थी। दूर से किसान अपने जानवरों को ले जा रहे थे। उन्हें लगा जैसे रात का वो काला सपना अब खत्म हो गया हो। वे उसी रास्ते चले जहां राजू ने ऑटो छोड़ी थी। उन्हें देर हो गई थी। राजू पहले से ही वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। जैसे ही उसने दोनों को आते देखा, उसकी सांस में राहत आ गई। अरे बाप रे,
तुम लोग जीवित हो? मैंने सोचा था, मैं तो गांव वालों को बुलाने वाला था। बताओ क्या हुआ? राजू भाई, हमने आपकी एक भी बात नहीं मानी। हम महल के अंदर गए, रात को खाना खाया और फिर हमने वो देखा जो हमें नहीं देखना चाहिए था। राजू भाई, एक बुढ़िया, बहुत भयानक, उसने हमारा पीछा किया। हम बेहोश हो गए। आपने सच कहा था, उस महल में कुछ तो है। मैंने पहले ही कहा था ना। बस अब जान बच गई, बहुत है। चलो घर चलते हैं। पहले चाय पी लो, फिर कुछ खाओ। तीनों ऑटो में बैठ गए। रास्ते में कोई नहीं बोला। राजू के मन में कई सवाल थे, पर वो चुप रहा। घर पहुंचते ही राजू ने चाय बनाई और तीनों आंगन में बैठ गए। अमित और सुमित अभी भी सहमे हुए थे। अब बताओ क्या क्या देखा, पूरी बात। हम ऊपर एक कमरे में रुके। रात को मैं अकेला उठा और बरामदे में गया। वहां दीवार पर एक राजा की तस्वीर थी जिसकी आंखों से खून बह रहा था। फिर एक संकरे रास्ते से मैं शमशान के ऊपर बैल्कनी में पहुंचा। वहां से एक परछाई मेरी तरफ बढ़ी, उसने मुझे छुआ और मैं बेहोश हो गया। और फिर मुझे अमित की आवाज सुनाई थी। वो मुझे शमशान की तरफ बुला रहा था। मैं नीचे उतरा तो वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। उसका चेहरा मैं कभी नहीं भूलूंगा, उस चेहरे को। ये वही है, वो प्यासी प्रेतनी। बहुत सालों पहले उस महल की रानी थी, जिसे उसके पति ने कुएं में धकेल दिया था। कहते हैं उसकी मौत बहुत दर्दनाक थी। तभी से उसकी आत्मा पानी मांगती है, और जो लोग उसके पास जाते हैं उनका होश फिर नहीं लौटता। राजू भाई, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपकी बात नहीं मानी। आपने हमें बचाया। अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। इसमें माफी मांगने की क्या बात है? बस सीख लो कि हर जगह घूमने से पहले उस जगह की जानकारी जरूर लिया करो। अब तुम दोनों आराम करो, फिर मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ दूंगा। कुछ घंटों बाद राजू ने दोनों को स्टेशन छोड़ा। स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हुए अमित और सुमित चुपचाप बेंच पर बैठे थे। अमित ने अपनी डायरी निकाली और कुछ लिखा। फिर दोनों राजू को गले लगाकर विदा हुए। राजू भाई, आपने हमें नई जिंदगी दी है। कभी नहीं भूलेंगे हम आपको। बस ध्यान रखना, अब किसी अमावस की रात में ऐसा एडवेंचर मत करना। जान अनमोल है। ट्रेन चल दी। राजू अपनी ऑटो में बैठ गया और वापस अपने गांव लौट आया।